हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर आइए आज का डिबेट में हिस्टोरिकल बातें आज कुछ। हाँ तो अनीश जी, हमारे साथ अनीश जी हैं। नमस्ते। हाँ तो अनीश जी, आप बताइए आईएमएफ के बारे में कुछ। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये होता है हम्म। ब्रिटेन वुड्स 1944। इसमें एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। हम्म। ये दोनों संस्थाएं मुख्य रूप से लोन प्रोवाइड करने का काम करती है दुनिया में। और ये अगर इनके कहा जाए मेन इसमें पैसा किसने लगा रखा है तो अमेरिका का इसमें लगभग 17% पैसा इसमें अमेरिका का लगा हुआ है। सबसे तो ज़्यादा। मान लीजिए अगर 100 सबसे रुपये ज़्यादा। इसमें टोटल है तो 17 रुपये अमेरिका के हैं। वो जो रुपए इसमें जमा होते हैं वो उसको एचडीआर कहा जाता है। एचडीआर भारत का भी परसेंटेज है। आपने एचडीआर में जितना पैसा लगा रखा है उसका डबल आपको एक टाइम पर मैक्सिमम मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर भारत ने अगर 5 करोड़ रुपए लगा रखा है, एग्जांपल मैंने ले रहा हूँ ये, तो भारत को अगर परिस्थितियां उल्टी हुई भारत के लिए तो भारत को 10 करोड़ रुपए वहां से मिल सकते हैं। ये एक पॉइंट होता है आईएमएफ का। जैसे कि 1990 की अगर बात की जाए तो भारत में जो फॉरेक्स रिजर्व था, जो विदेशी धन होता है, वो लगभग खत्म होने वाला था। मात्र 2 हफ्ते का फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास बचा हुआ था और हमारी परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी देश में, कि हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा था। तब आईएमएफ ने हमारे सामने शर्तें रखी थी कि अगर आपको लोन लेना है तो लोन के बदले आपको अपने यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे। इसके लिए आपको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करना होगा। जो सरकारी नियंत्रण आपने कंपनियों पर लगा रखा है उसको हटाना होगा। जो लाइसेंस की पद्धति आपने लगा रखी है उसको हटाना होगा। लोगों के अधिकारों की बात करनी होगी, मूल अधिकारों की बात करनी होगी। लोगों को खुली छूट देनी होगी व्यापार करने में। इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना होगा। इन सब शर्तों के आधार पर भारत को 1990 में आईएमएफ की तरफ से लोन मिला था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने बहुत ही बारीकियों से इन बातों का अध्ययन किया। मनमोहन सिंह जी एक अर्थशास्त्री भी थे। इसका लाभ हमें मिला और आज हमारा देश उन परिस्थितियों से बाहर निकल चुका है और बाहर निकलने के बाद अच्छा एक लेवल पर पहुंच चुके हैं हम। आए हैं एक क्या क्या हो रहा है सब ये सब थोड़ा चल रहा है डिबेट। अच्छा, debate से- पॉइंट कौन से पॉइंट पर डिबेट चल रहा है? आप जो भी पॉइंट पूछ सकते इसमें हैं। हर एक पॉइंट, अगर सोशल हाँ, मुद्दे हाँ, की हाँ। आपको जानकारी लेनी है तो हाँ। आप जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो फिर करेंटली कौन सा पॉइंट पे चल रहा था? लेटे में हिस्टोरिकल जा रहे थे IMF के ऊपर बात के कर बारे रहे में। अच्छा, आईएमएफ के ऊपर चल रहा था। हाँ। अच्छा, अमेरिका वाला क्या आईएमएफ? जो IMF दो बैंक, वो वर्ल्ड IMF बैंक और वो बैंक। अच्छा, हाँ, इंटरनेशनल। हाँ वही फंड वाला। अच्छा, तो क्या बताया था आपने इसके बारे में? मैंने वही बता रहा था कि इसमें बहुत सारे देशों के पैसे लगे हैं। जिन हाँ। देशों ने जितने पैसे दिए हैं, अगर उनके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, बट ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक है, ये बैंक करता क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, वर्ल्ड बैंक और इसमें हाँ। डिफरेंस है। कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट करना है, जैसे हाँ। कि इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कहीं सड़क बनानी हो, बिजली का काम करना हो या कोई भी कंपनी स्थापित करनी हो, अगर इसके लिए आपको लोन चाहिए तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक लोन देती है। हाँ। आईबीआरडी उसमें होता है, एक वर्ल्ड बैंक का जो मेन पार्ट है जो लोन देता है। हाँ, तो ये बताइए क्या अगर कोई चाहे किसी भी देश के कंट्री, अगर मतलब कंट्री का अगर कंपनी चाहे तो उस बैंक से डायरेक्ट लोन ले तो क्या वो ले सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हाँ। डायरेक्ट आप लोन नहीं ले सकते। हाँ। बैंकों के लिए लोन लेने की अलग व्यवस्था, मतलब कंपनियों के लिए लोन हाँ। लेने के लिए बैंक है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को 50 करोड़ रुपए की जरूरत है तो वो आईडीएफसी से ले सकता है, आईसीआईसी से ले सकता है या एसबीआई से ले सकता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि उसी कंट्री के मतलब ले सकता है। जैसे कि कंट्री वर्ल्ड को बैंक काम है जो करता है। कंट्री के लिए। कंट्री के लिए ऐसा नहीं कोई आपको मुंह उठा के चलेगा आपको दे देगा, वो ऐसा नहीं होता। मैं तो ऐसा ही समझ रहा था। हाँ। अच्छा, चलिए Next कोई बात नहीं, question। आपने क्लियर किया। हाँ, तो एक कंफ्यूजन है मेरा था और क्लियर कीजिए। जैसे कि अगर कंपेरिजन किया जाए कंट्री में जो बैंक होते हैं, अलग अलग बड़े बड़े बैंक होते हैं, और जो वो अपने बात बताया कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, एक आईएमएफ हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है? देखिए, डिफरेंसेस ये होता है, जैसे भारत का एक जो मेन बैंक है जिसको हाँ। बैंकों का बैंक कहा जाता है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ। जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, ऐसे हर देश में अपना एक मेन बैंक होता है जो अपना- सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है। हम्म। जैसे एक आप तो होता है घर में एक मेन मेंबर है, वो सभी मेंबर को रेगुलेट करता है कि तुम क्या काम करोगे, तुम क्या काम करोगे। ये होता है आरबीआई हमारे देश में। अगर कोई बड़े लेवल पर काम करना हो, जैसे मैंने बताया कि आईएमएफ से हमें लोन मिले थे 1990 के आसपास, तो वहां पर जो बड़ा लेवल का बैंक हमारे देश में अच्छा, आरबीआई, वो लोन- डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा गवर्नमेंट के थ्रू। हाँ। गवर्नमेंट तो है ही बीच में, लेकिन आरबीआई बीच में एक रहेगी और फिर उधर मेन बैंक जो है पूछिए, आईएमएफ है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर? देखिए, इसमें बहुत बड़ा क्राइसिस तो इतने ज़्यादा लंबे हैं कि एक दो में गिरा नहीं सकते। फिर भी अगर छोटी मोटी बात की जाए, रसिया और यूक्रेन वॉर के होने से, चाहे देखा जाए आर्थिक स्तर पर, चाहे देखा जाए सामाजिक स्तर पर, चाहे देखा जाए सांस्कृतिक स्तर पर, सभी स्तरों पर कुछ न कुछ हमें बदलाव देखने को मिले हैं। एक रशिया यूक्रेन वॉर ने कितने सारे लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि अफ्रीका में दिन प्रतिदिन हजारों लोग आज भूख के चपेट में मर रहे हैं, जिनके पास 2 टाइम की रोटी के लिए गेहूं नहीं है।
क्योंकि रसिया और यूक्रेन को, खासकर यूक्रेन को गेहूं कटोरा कहा जाता है। रसिया भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा जो तेल का संकट है, आर्थिक संकट की अगर बात करें तो भारत जैसे देश जो मुख्य रूप से तेल पर डिपेंड है, जो दूसरे देशों से आयात करते हैं बड़े पैमाने पर, उनके यहाँ तेल की कीमतों में आप देख रहे हैं कि 110 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जिसके और भी रीजन्स हैं। लेकिन एक रीजन ये भी है बहुत बड़ा कि वहाँ से एक अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रेक बैरियर देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। थोड़ा सा मेरे को बताइए, मैं थोड़ा सा नहीं जानता हूँ इसके बारे में। ये जो दोनों जो वार छिड़ा हुआ था ये दोनों कंट्री के बीच में, ये कैसे हुआ जनरेट, कैसे एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट हुए एक दूसरे से? क्या इसका मुद्दा था इसके बारे में? बेसिकली मुद्दा यही था मेन, जो हमारा यूक्रेन था, वहाँ यूएसएसआर है, यूएसएसआर वहाँ भी यूएस रसिया का, रसिया, और जो तुम्हारा ये यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, शामिल होना चाहता है। इसके लिए वो अपने एक डॉक्यूमेंट दिया था नाटो में, और ये यूएसए नहीं चाहता कि ताकि यूक्रेन में नाटो आए, क्योंकि अगर नाटो वहाँ यूक्रेन में आ जाएगा तो समझो रसिया के घर पे आ गया, वहाँ उसका सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी इशू हो जाएगा उसका सारा। ये तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये यूएसएसआर हो गया और एक नाटो हो गया, इन दोनों के बीच में क्या चक्कर है? क्या वही बताएं पहले भी। नहीं, नाटो क्या होता है? मैं इससे पहले रंजन जी ने इससे पिछले सेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि कोल्ड वॉर क्या है। पिछले सेशन, इसका मतलब पिछले सेशन भी किए थे पिछले दोनों हम लोगों ने किया था। तो उसमें कोल्ड वॉर में मैंने यही बताया था कि एक गुट अमेरिका का बन गया और एक गुट रसिया का बन गया, जो सोवियत संघ था उस समय पर। तो दोनों गुटों ने अपने लिए एक सैन्य बल की स्थापना ये कब बना था? तो एक सेना बल, जैसे कि नाटो बना 70 के दशक में बना, मैं उतना मुझे याद नहीं आ रहा, 60-70 के दशक में बना था, डेट याद नहीं। और एक यूएसएसआर ने भी अपना सैनिक बल बनाया था, उसमें भी लगभग इसी डेट में। दिन पर दिन क्या हुआ, जब मैंने कहा कि 1990 में अंततः अमेरिका की जीत हुई और यूएसएसआर का खंडन 15 भागों में हुआ। आज 15 देश, जो यूक्रेन है वो रसिया का ही पार्ट था एक समय पर, सोवियत संघ का, पोलैंड, कजाकिस्तान, तो वो चीजें वहां से अलग होती चली गई। तो यूएसएसआर और नाटो में ये अंतर है कि नाटो एक संगठन है, सैन्य संगठन है, जो 30 देशों के द्वारा मिला करके बनाया गया है। उस 30 देश में एक रूल क्या है कि नाटो का, अच्छा नाटो का जब 30 देश बोले क्या फिक्स है क्या? 30 ही है उसमें? नहीं बढ़ इंक्रीज वही बात, मतलब फिलहाल तो ये युद्ध का यही रीजन था कि दरअसल यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, और यूक्रेन जो है रसिया का बॉर्डर मुल्क है, और नाटो में अगर कोई देश शामिल हो गया तो उसके ऊपर रीजन क्या होता है कि उस देश पर किसी ने हमला किया, मान लीजिए यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता और उस पर रसिया हमला कर देता, तो वो 30 देश मिल करके तब रसिया पर हमला करते। यानी आपने कहने का मतलब है कि फ्रेंड सर्कल या कोई ऐसा टीम जिस पे ऐसा ग्रुप में किसी एक देश पर किसी ने हमला किया तो उसमें सभी देश मिलकर उस पर हमला करेंगे, ये रूल है नाटो का। और रसिया इसलिए चाह रहा था कि अगर वो नाटो का मेंबर बनता है तो मेरे बॉर्डर पर आकर के अमेरिका बैठे, जो भी चाहता, मेन मालिक तो उसका अमेरिका ही है, और अमेरिका रसिया एक दूसरे दुश्मन है। तो ये रीजन सबसे बड़ा कारण था युद्ध का, जो रंजन जी ने बताया था शुरू में। और रंजन थोड़ा सा एक बात और बताइए, जैसे कि ये ट्रेड होता है किसी भी कंट्री से और इंडिया के बीच में, जो तेल आता है जाता है, तेल तो इंडिया में तो होता नहीं है, तो बाहर से आता है, तो कैसे आता है? तो कच्चा ऑयल आता है तो कैसे बनता है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा प्रोसीजर कैसे क्या होता है? बेसिकली इसमें दो चीज होता है, एक जो आप बता रहे हैं कच्चा ऑयल, वहाँ से देखिए, वहाँ से तेल तो रसिया से सप्लाई होता है, निकलता है, और यहाँ रिफाइनरी होता है बेसिकली इंडिया में। हाँ, बहुत सारे कंपनी, तो वहाँ से हम कच्चा तेल का मतलब कच्चा ही आता है। अच्छा, हाँ, इंडिया में बहुत सारी कंपनी रिफाइनरी करते, जैसे हो गया रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सब रिफाइनिंग करके हम अपना प्रोडक्ट को सेल करता है। तो अच्छा, इंडिया जो है कौन कौन से कंट्री से तेल मंगाता है? बेसिकली इंडिया ज्यादा करके अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया से ज्यादा मंगा रहे हैं, रशिया, ईरान और गल्फ कंट्री, इराक से सबसे ज्यादा। अच्छा, तो उधर ये तेल के पूरा है, जैसे कि आप रंजन जी सही बता रहे थे कि इंडिया में आता है, उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का। मतलब जैसे बहुत लोग नहीं जान पाते, केमिस्ट्री थोड़ा मैं पढ़ा हुआ इसलिए मैं जानता हूँ कि रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है। उस तेल जो क्रूड ऑयल आता है, जैसे आप जानते हैं डीजल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, गैसोलीन होता है, ये सभी उस क्रूड ऑयल से ही बनते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पे जब उनको रखा जाता है तो डीजल निकलता है, फिर अलग टेम्परेचर पे पेट्रोल निकलता है, यानी अलग अलग प्रोसेस करने के बाद जो निकलता है। इसके बाद क्या होता है, वो जो ऑयल वहां से अलग अलग टेम्परेचर, मान लीजिए पेट्रोल निकला, वो पेट्रोल वहां पर तब लगता है। अब जैसे इसी में टैक्स सिस्टम फिक्स है, वहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां का टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगभग 30-32 रुपए 1 लीटर तेल पे लगता है। अच्छा, टैक्स वहीं पर ऐड है, मैं बता रहा हूं। जैसे वहां रिफाइनिंग हुई तो उस तेल की कीमत होती है 35 रुपए के आसपास 1 लीटर की, मान लेते हैं वहां 30 रुपए, लगभग 30% नहीं, 30 रुपए के आसपास, अगर परसेंट देखा जाए 80%, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, तो वो हो गए कितने, 65 रुपए के आसपास। वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से वो जो तेल निकल करके किसी स्टेट में पहुंचा, मान लीजिए बिहार में पहुंचा, और बिहार का वैट वहां पर लगा, वैल्यू एडेड टैक्स, वो लगभग 30-32 रुपए वहां पर होगा, 20-25% जो भी है।
तो आप जोड़ लीजिए 30 रुपए उसमें करके 35 रुपए, लगभग 100 रुपए के आसपास आ गए। 35 था तो 35 रुपए, 100 रुपए हो गए। फिर 3-4 रुपए जो है 5 रुपए डीलर कमीशन होता है। मान लीजिए मैं पेट्रोल पंप मालिक हूँ तो मुझे भी 4-5 रुपए लीटर जाना चाहिए कमीशन। इस हिसाब से वो कीमतें बढ़ते बढ़ते 105-110 तक पहुंच जाती है। ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। हाँ, बेसिकली 70% टैक्सेस। आप समझिए कि 35 रुपए का तेल आपको 105 रुपए में मिल रहा है, 110 में मिल रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, मैंने आपको जीएसटी वाले सेशन में बताया था कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में अंदर नहीं है। जिस दिन पेट्रोल जीएसटी के अंदर आ जाएगा उसकी कीमत कम से कम 30 से 35 रुपए कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं, कम होगी। अच्छा, यानी वो जीएसटी के अंदर नहीं है? जीएसटी के अंदर नहीं है। अच्छा, जिस दिन उसके अंदर आ गया तेल की कीमत 70 से 75 रुपए पर लीटर। अच्छा, आपको क्या लगता है को जीएसटी के अंदर नहीं है, इसको अलग क्यों रखा गया? मैं बताना चाहता हूँ इसके अलग रखने के मेन कारण है क्योंकि सरकार चाहती है जीएसटी पर वो तो फिक्स 18% अभी लगा रखा है। और ये इसमें जो जीएसटी विदाउट जीएसटी सरकार जब चाहे इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ये मेन मुद्दा है। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन और भी था, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, जैसे कि हम एक दूसरे से पड़ोस से आसपास के कुछ भी सामान मांगते हैं, देते लेन देन करते रहते हैं, या तो पैसा हो गया, सामान से सामान भी कर लेते हैं। तो उससे अगर बात करें, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जब इंपोर्ट करता है कोई भी चीज या एक्सपोर्ट करता है कोई भी चीज, तो कैसे क्या होता है, एक दूसरे कंट्री से क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमें क्या चाहिए? बेसिकली मुझे पूछना है कि करेंसी कैसे चेंज होता है, वही बता सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि तेल रात जरा जो होता है किसी कंट्री से मंगाते हैं अपने इंडिया में, तो वो कैसे होता है, तो हम भी देते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसको। देखिए, दो तरह की करेंसी होती है, एक होता है हार्ड करेंसी, एक होता है सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी तो हर जगह वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल 4 करेंसी हार्ड होती है, गोल्ड को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, गोल्ड भी हार्ड है। तो पहले ये बताइए हार्ड करेंसी क्या? मैं वही बता रहा हूँ, हार्ड ही बता रहा हूँ। हार्ड करेंसी मतलब जो हर जगह लीगल हो, जो फॉर एग्जांपल डॉलर जो अमेरिका का है, जापान का येन, उसके बाद ब्रिटेन का पाउंड और यूरोपीय यूनियन का यूरो। जो उसमें बहुत सारी कंट्री मिलकर 27 कंट्री हैं, तो मिलकर यूरो। ये 4 करेंसी ऐसे जिसमें व्यापार हर जगह हो सकता है। आप बोलेंगे कि भारत में तो रुपया चलता है, तो रुपया क्यों नहीं वैलिड है हर जगह? क्योंकि रुपया पर भरोसा नहीं है। अब मैं भारत का हूँ, लेकिन मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। या भारत का रुपया, पाकिस्तान का बता दें, या ईरान का, कोई भी हर जगह करेंसी है, उस पर भरोसा नहीं है। अमेरिका का डॉलर इतना सक्षम है कि वो गिर नहीं सकता कभी, इतने ज्यादा रिजर्व उनके पास मौजूद है। इसलिए व्यापार मुख्य रूप से डॉलर में होता है। पाउंड में भी हो सकता है, यूरो में भी हो सकता है, लेकिन आप सुनते होंगे डॉलर में हो रहा है, इतने डॉलर प्रति बैरल। आपसे ही पूछना चाहते हैं, तो अभी जैसे आप बता रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है। मान लीजिए कि भारत है, अब भारत को, जैसे भारत चावल और गेहूं के मामले में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है एक तरीके से। इसके अलावा तेल के मामले में भारत खरीदता है, इंपोर्टर है। जो ज्वेलरी उसके मामले में एक्सपोर्टर है। तो जो सामान जिस देश के पास ज्यादा, ज्वेलरी इंडिया एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। भारत की महिलाओं के पास इतना ज्वेलरी है कि वो दुनिया भर के लोगों को, मतलब ये फैक्ट है ये एक तरीके से। अभी जो हाल ही फिलहाल में जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ जो ट्रॉफी बना है राजस्थान से ही बन के गया। राजस्थान से? देखिए, जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें तय होती है, कीमत क्या तय होती है? आपका गेहूं जो किस क्वालिटी गेहूं है, मान लीजिए वो 30 रुपए वाली किलो वाला गेहूं है कि 40 रुपए, इसके लिए वो पैमाना क्राइटेरिया होता है कि उसको नापा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। वो जो कीमतें निर्धारित होती है उसका पेमेंट फिर डॉलर के फॉर्म में आपको आएगा। मान लीजिए अमेरिका को आप दे रहे हैं या किसी भी देश को दे रहे हैं, अब $200 का मान लीजिए आपने गेहूं दिया उनको, तो आपको मिल गए। अब आपको फिर किसी दूसरे देश से तेल मंगाना है, इराक से तेल मंगाएंगे, अब इराक को पैसा किस में देना है? डॉलर में देना है। तो भारत के पास एक रिजर्व है जिसको फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है, फॉरेन नहीं, फॉरेक्स। उसमें क्या होता है कि आप धन रखते हैं डॉलर में, आप धन रखते हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड भी हर जगह वैलिड है, आपका रुपया वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप मान लीजिए वहां से आपने मंगाया $400 बिलियन का, मान लेते हैं मंगाया $400 बिलियन रख लीजिए, ये सामान मंगाया, तो आपने $400 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। अब एक व्यापार होता है कि अपने करेंसी टू अपने करेंसी, जैसे कि इस समय रसिया पर प्रतिबंध जब लगाया गया, उसको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया था, जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है। तो रसिया ने कहा कि एक काम करते हैं इंडिया से कि आप जो है तेल ले लीजिए और अपना पैसा मुझे दे दीजिए रुपया में, और बाद में मैं जब आपको कोई सामान खरीदूंगा आपसे, तो मैं वो रुपया आपको दे दूंगा फिर। सेम ये व्यापार भी हो सकता है, यानी दो देश एक दूसरे का अपना करेंसी का एक्सचेंज कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जब ईरान, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है ईरान, ये सबसे बड़ा शत्रु। अब ईरान पर एक अमेरिका का स्पेशल प्रतिबंध है काटसा, काउंटरिंग अमेरिका थ्रू एडवर्सरी सैंक्शन एक्ट, मतलब ईरान के साथ जो देश व्यापार करेगा और ईरान उस पर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, ये रूल है। ये तो अपना दोस्त दुश्मन वाला हाल हो गया। मतलब अगर ईरान के साथ जैसे भारत ने व्यापार किया तो भारत पर सैंक्शन अमेरिका लगा सकता है, एक बार ऐसा हो भी चुका है इससे पहले। तो ईरान तो दुश्मन है ही, और ईरान ने क्या किया, भारत के साथ जो व्यापार किया, क्योंकि उसको तो बाहर कर रखा है पेमेंट सिस्टम से, तो उसने अपने अपने करेंसी में व्यापार किया था। तुम मेरे करेंसी ले लो, मैं तुम्हारा ले लेता हूँ, फिर जब तुम मुझसे कोई सामान खरीदोगे तो मेरा करेंसी तो मुझे दे देना। हाल ही फिलहाल की मैं बात पूछना चाहता हूँ, हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ये काफी प्रचलित है, किस बात के लिए प्रसिद्ध?
देखिए एस जयशंकर साहब बहुत सारे बातों के लिए फेमस हुए हैं, ऐसा मतलब मैं स्पेसिफिक एक बात नहीं, नहीं इसका बताना डिबेट चाहूंगा। पाकिस्तान में भी चल रहा है। मैं अगर मुद्दा आप थोड़ा बता दें तो मैं ये explain कर बेसिकली सकता चल रहा है, ये रसिया एंड इंडिया जो तेल अच्छा, ये दोनों के बीच Export में के चल import रहा के। है। हूं। देखिए बात क्या होता है कि भारत की राजनीति जो है गुटनिरपेक्ष राजनीति रही है, हाँ, और सबसे मूल मतलब बिंदु में यही है। जैसे अमेरिका क्या चाहता है कि कोई मेरे गुट में आके बैठ जाए, रसिया क्या चाहता है मेरे गुट में आके बैठ जाए। पंडित नेहरू ने जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उन्होंने कहा कि हम अपना गुट बनाएंगे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाएगी, जो हम किसी गुट में नहीं मिलेंगे, अपना जहां लाभ होगा। इंटरनेशनल रिलेशन में एक बात हमेशा याद रखी जाती है कि जहां पर अपना लाभ हो, कोई किसी का नहीं है। अगर दुश्मन पाकिस्तान माना जाता है, लेकिन अगर भारत को पाकिस्तान से कुछ लाभ हो तो हो सकता है वहां से भी वो खरीद ले। भारत को ईरान से लाभ हो, वहां से खरीदे। अब रसिया अगर अमेरिका का दुश्मन है और अमेरिका के चक्कर में भारत रसिया से व्यापार न करे तो ये तो इंटरनेशनल राजनीति का एक विखंडन हो गया। तो इसलिए एस जयशंकर साहब की तारीफ की, उन्होंने एक बहुत ही एग्रेसिव भाषण दिया और कहा कि हमें जहां से लाभ मिलेगा हम वहां पर व्यापार करेंगे, जो मैंने भी सुना था। हाँ, अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे कि आपने बोला था कि हर जगह डॉलर में इसका ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर होता है अलग अलग कंट्री के साथ, ये डॉलर पे इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास किस बात का? देखिए मैं वही बता, रिजर्व अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा करेंसी है जो कभी डूब नहीं सकता, तो अब डूबेगा क्यों नहीं? क्योंकि आपका रिजर्व मौजूद है ना। डॉलर आपने छापा, उसके बदले में आपके पास उस एवज के गोल्ड मौजूद है, तो इसका मतलब अगर वो डूब भी गया तो आपके पास उसके बदले में पैसा तो है, गोल्ड तो है, तो आप उठा सकते हैं। बेसिकली इसमें मेन देखा जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए हम लोग का रुपया है, इंडियन जो है करेंसी है, ये 80 रुपया ऐसे बढ़ते जा रहा है, इससे क्या कारण हो सकता है? इसका बहुत कारण हो सकता है। जैसे कि इससे पहले कुछ दिन पर निर्मला सीतारमण जी का एक बयान आया था कि रुपया डॉलर बढ़ नहीं रहा, रुपया गिर नहीं रहा, डॉलर बढ़ रहा है। तो इस पर बहुत सारे लोग मजाक बना रहे थे, मीम बना था बहुत, जो कि इकोनॉमिक्स को नहीं जानते उन्होंने मीम बनाया। इसको जो समझने वाले लोग हैं वो समझ गए कि डॉलर की तुलना में सिर्फ रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर की तुलना में पाउंड भी गिर रहा है, डॉलर की तुलना में यूरो गिर रहा है, डॉलर की तुलना में येन गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? डॉलर सबको पछाड़ते हुए इंक्रीज कर रही है। आगे जो यूरो डॉलर से भी बड़ा मुद्रा माना जाता था एक समय पर, उस यूरो को डॉलर ने पीछे छोड़ दिया। अब क्यों पीछे छोड़ रहा है? इसका रीजन ये है, उस समय के लिए छोड़ा था, फिर अब बढ़ चुका है। इसके पीछे एक कारण और है, ये अगर हमारी सरकार भी चाहे तो हमारी सरकार भी गिरा सकते हैं रुपये को डॉलर के। बिल्कुल गिरा सकता है, कई बार ऐसा हो भी चुका है। उसको गिराने का भी रीजन होता है। आपका रीजन मुझे पूछना चाहे, मैं रीजन ही पूछ रहा हूँ, मैं रीजन बताना चाहता। देखिए जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, 80 रुपए मान लेते हैं $1 की कीमत है। अब भारत सरकार ने क्या कि अपने रुपये का अवमूल्यन कर दिया, मतलब उसकी कीमत को गिरा दिया। अच्छा। अब क्या होगा? भारत का सामान मान लीजिए अमेरिका जा रहा था या विदेश कहीं जा रहा था, वहां पर वो सामान 1 केजी में 1 केजी मान लीजिए 40 रुपए में मिल रहा था। अब उस वैल्यू गिरने के क्या होगा? 1 केजी वहां पर 30 रुपए में मिलने लग जाएगा। मान लीजिए 10 रुपए गिरा दिया, तो वहां के लोग क्या करेंगे? उनको लगेगा सामान तो 40 मिलता था, जहां 30 रुपए मिल रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान परचेज करेंगे। वही बात है, हमको चाहिए फुल इज्जत। हाँ, इज्जत नहीं हमें चाहिए। हाँ, वही बात हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा और तो भारत का सामान अगर बहुत ज्यादा बिकेगा तो भारत के पास कौन सा धन आएगा? डॉलर आएगा विदेशी। अब डॉलर अगर भारत के पास बहुत ज्यादा आ जाएगा तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएगा, और फॉरेक्स रिजर्व जब बढ़ेगा तो व्यापार संतुलन बैठ जाएगा। व्यापार संतुलन जब बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रोथ करने बूस्ट करने लग जाएगी। ये नॉर्मल फंडा होता है इकोनॉमिक्स का। अगर यहाँ तक आ ही गए तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे एक है, जैसे कि बहुत सारे कंट्री क्या होते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन उन लोगों का डाउन हो जाता है और उन लोग का सत्ता परिवर्तन भी करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक कहीं इधर से स्ट्राइक कहीं उधर से स्ट्राइक, तो लोन लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान और भी कंट्री का ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो बड़े बैंक जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो, वहाँ से लोन लेते हैं, तो कौन से कंडीशन होते हैं जहाँ से लोन ले सकते हैं और वो दे सकता है? देखिए मैंने तो IMF आपको शुरू में ही बताया था। वो तो उसके बारे में जान इससे पहले आपने एक न्यूज पढ़ा होगा कि पाकिस्तान को लोन नहीं मिला था IMF की तरफ से, क्योंकि वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद एक होता है ग्रे लिस्ट, FATF की ग्रे लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट में क्या होता है? कोई देश अगर ग्रे लिस्ट में, इसका मतलब आतंकवादी गतिविधियों को वो थोड़ा बहुत प्रमोट कर रहा है, वो अगर सूची में पाकिस्तान का नाम था, ग्रे लिस्ट में एक ब्लैक अब निकला है कुछ दिन पहले अमेरिका की मेहरबानियों से। अमेरिका ही कंट्रोल करता है इन चीजों को, तो उस लिस्ट में अगर किसी का नाम है तो उसको लोन नहीं मिल सकता। ब्लैक लिस्ट में नाम है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे ईरान को हमेशा ब्लैक लिस्ट में रखते हैं, मैंने बताया कि दुश्मन है, ईरान तो दुश्मन है, तो ईरान को तो लोन मिलेगा ही नहीं वहां से। तो ईरान अपना काम करता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, अगर हाँ कंडीशन ऐसा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस कोई आ गई है, तो दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा, तो इसके वजह से लोन मिल जाता है फिर। लेकिन ग्रे लिस्ट वगैरह में अगर नाम है आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए लोन ले रहा है तो नहीं मिलेगा लोन। हाल ही फिलहाल एक न्यूज आया है, आप जो तहरीके पाकिस्तान, तालिबान नहीं, तहरीके पाकिस्तान, ये इसने एक स्टेटमेंट दिया है कि हाल फिलहाल स्टेटमेंट दिया है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की मजबूत पकड़ बन गई और हमारे पाकिस्तान यहाँ से धीरे धीरे खाली कर रहे हैं।
देखिए पीछे मैं कारण? इसका पीछे कारण 370 का हटना सबसे पहला कारण है। हाँ क्यों हटना कारण है कि वो लंबा आपको लगेगा 2019 में हटा, अभी क्यों देख रहे हो कारण? कारण दूरगामी होते हैं हमेशा। मैंने बताया इससे पहले कि जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, अब वो क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, केंद्र का डायरेक्ट वहाँ पर Direct इम्पैक्ट होता है, मतलब केंद्र सरकार की सेना डायरेक्ट वहाँ पर कंट्रोल करती है। विवादास्पद जगह होने के कारण भारत सरकार की बहुत सारी सेना वहाँ पर है, और भारत के आप पुलिस मतलब बल जानते हैं आप, सेना बल कितना मजबूत है। अब सेना बल अगर कंट्रोल करके वहाँ पर रहेगा तो इसका मतलब आतंकवादी गतिविधियों को वहाँ पैदा होने नहीं देगा, कुछ बातें अगर होगी वहीं दबा देगा, तो निश्चित तौर पर भारत का पकड़ वहाँ मजबूत हो रहा है, ये सबसे बड़ा रीजन है। इसका बाद इन्वेस्टमेंट अगर वहाँ बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से लोगों के मन में ये डर खत्म होगा भारत के प्रति कि ये हमारे दुश्मन है। वहाँ पर इस्लामिक गतिविधियों द्वारा ये डर बनाया गया लोगों के बीच कि तुम्हारे भारत के लोग दुश्मन है, हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। लेकिन वो जब देखेंगे हमें रोजगार मिल रहा है, हमें अच्छे खाने मिल रहे हैं, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, तो अंतिम उनका माइंडसेट चेंज होगा, लोगों के पीछे उदारता आएगी। तो ये भी कारण हो सकता है जिम्मेदार। चलिए आज का डिबेट आज ही खत्म करते हैं। धन्यवाद।